गरीब ससुराल और जादुई चकला बेलन। ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सुमित्रा अपनी बहू सोना के साथ रहा करती थी। सुमित्रा और उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस वजह से सोना का बेटा शहर नौकरी करने के लिए चला गया और पति बीमार होने की वजह से बाहर कोई काम नहीं कर पाता था। पर इतनी गरीबी होने के बाद भी सुमित्रा के ठाट बाट कुछ अलग ही थे। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। घर में किसी को खाने को रोटी मिले या ना मिले, सुमित्रा तीनों टाइम अपने हिस्से का खाना खाकर बैठ जाती और अगर कोई उससे कुछ बोलता तो वह उसी से लड़ पड़ती। एक तरह से सुमित्रा का घर खुला मैदान था, जहां हर समय सुमित्रा इसी फिराक में रहती कि कब किससे कैसे लड़ सके। ऐसे ही एक दिन, अरे करंजली कलमुही, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, आज खाना बनेगा या नहीं भी? माँ जी को हर समय अपने खाने की पड़ी रहती है। मैंने कल ही माँ जी से कह दिया था कि आटा खत्म हो चुका है, अब इतने से आटे में किस किस के लिए रोटियां बनाऊं? जहाँ सोना थोड़ा सा आटा देखकर परेशान थी, तो वहीं सुमित्रा अपने खाने के लिए बैठी थी ताकि उसे जल्द से जल्द खाना मिल सके। पर तभी वहाँ सोना का ससुर आता है और अपनी बहू को परेशान देखकर उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछता है। क्या हुआ बहू, तुम इतनी परेशान क्यों? और तुम जानती हो ना, अगर 5 मिनट और लेट हुआ तो तुम्हारी सास पूरा घर सर पर उठा लेगी। बापूजी, मैं जानती हूँ माँ जी कैसी है, पर मैं क्या करूँ? सिर्फ 2 जने का ही खाना बन सकता है, इतना सा आटा बचा है और खाने वाले हम लोग 3 हैं। बहू, तुम मेरी चिंता मत करो, पहले अपनी सास का पेट भरो, मेरे लिए आज एक रोटी कम बना देना। हम दोनों ससुर बहू आधा आधा पेट खाना खा लेंगे। ठीक है बापूजी, जैसा आपको ठीक लगे। पर बापूजी, ये तो अभी के लिए है, रात के लिए क्या करेंगे हम? और आप तो हमेशा बीमार रहते हैं, बिना खाना खाए दवाई भी नहीं खा सकते। बहू, रात का इंतजाम मैं कर लूंगा, अभी जल्दी से रोटियां तैयार करो। अब सोना जल्दी से रोटी तैयार करती है और अपनी सास को खाने के लिए देती है। सुमित्रा के साथ सोना का ससुर भी बैठा था। अब जैसे ही सुमित्रा पहला निवाला मुंह पर लेती है कि तभी उसे बाहर से किसी की भीख मांगने की आवाज आती है। अल्लाह के नाम पे मुझ गरीब भिखारी को कुछ खाने को दे दो। मुझ गरीब भिखारी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मुझे पेट भर खाना ना खिला सको तो 2 रोटी ही दे दो। 2 रोटी खाने से मेरी भूख शांत होगी और अल्लाह की दया दृष्टि तुम पर बनेगी। यहाँ हम खुद गरीब भूखे हैं, एक एक रोटी के मोहताज हैं और ये भिखारी रोज सुबह शाम भीख मांगने आ जाते हैं। आज तो इस भिखारी ने हद ही कर दिया, मेरे खाने के समय में आ टपका। सुनिए जी, अगर आज आपने किसी भी भिखारी को रोटी का एक टुकड़ा भी दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप से घर में बैठे रहना, थोड़ी देर चिल्लाकर वे भिखारी अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। सुमित्रा, अगर तुम चुप रहती या धीरे से बोलती तो शायद वो भिखारी यहाँ से चला जाता, पर तुमने इतनी जोर से बोला कि उस भिखारी के कानों में तुम्हारी आवाज पहुँच गई। मुझे नहीं लगता कि अब वो बिना रोटी लिए यहाँ से जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आज मैं अपने हिस्से का खाना उस भिखारी को दे दूं? उस भिखारी की तो आज खैर नहीं, अभी बताती हूँ उस भिखारी को, और डंडा मारूंगी ना, उस भिखारी को मेरे घर का रास्ता भूल जाएगा। सुमित्रा को उस भिखारी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस भिखारी की वजह से वे चैन से रोटी नहीं खा पाती। अब सुनीता डंडा उठाकर उस भिखारी को मारने के लिए जाती है, पर उसी समय सोना का ससुर सुमित्रा का हाथ पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अरे भाग्यवान, किसी भूखे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पता नहीं कब परमात्मा किस रूप में आ जाए। ऐसा पाप मत कमाओ, डंडा नीचे रखो। सोना का ससुर सुमित्रा के हाथ से डंडा छीन कर रख देता है, पर भिखारी भी जिद्दी था। वह सुमित्रा की नजरों से दूर नहीं होता और वे एक बार उसे उकसाने की कोशिश करता है। बहन, मुझ भिखारी ने तुमसे 2 रोटी क्या मांग ली, तुम तो मुझे डंडे से पीटने लगी। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। मैंने सोचा था कि शायद तुम खुद से मेरा दुख समझोगी, पर मैं गलत दरवाजे पर आ गया। इतना बोलकर भिखारी वहाँ से जाने लगता है कि तभी सोना वहाँ अपने हिस्से की रोटी लेकर आ जाती है और उस भिखारी को दे देती है। भिखारी जल्दी से उस रोटी को अपने झोले में रख लेता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। यह देखकर सुमित्रा को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और एक बार फिर से वह सोना से लड़ती है। देख रहे हैं आप, मेरे मना करने के बाद भी इस कलमुही ने उस भिखारी को खाना दे ही दिया। आखिर इसने किसके हिस्से की रोटी दी उस भिखारी को?
माँ जी, आज मैंने अपने हिस्से की रोटी उस भिखारी को दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से कोई भूखा जाए। और बापूजी ने बिल्कुल सही कहा था कि परमात्मा के रूप में कभी भी कोई आ सकता है, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, तो ये बात है, तो तुम मेरी भी एक बात सुन ले। हम इतने गरीब नहीं थे कि हमें खाने के लाले पड़ जाए। तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया, शहर में जाकर काम कर रहा है, पर फिर भी 3 जनों का परिवार नहीं पल पा रहा है। ये सब कुछ तेरी मनहूस कदम पड़ने की वजह से हुआ है। निकल जा मेरे घर से तू, तो खर्चा कम होगा और एक जने का खाना भी कम बनेगा। निकल करमजली मेरे घर से। इतना बोलकर सुमित्रा उसी डंडे से अपनी बहू को मारने लगती है और सोना को घर से निकाल देती है। बेचारी सोना रोती बिलखती अपने मायके की ओर निकलती है, पर रास्ते में उसे वही भिखारी मिलता है। बेटा, तुम्हारी सास बहुत बुरी है और उसी के कर्मों की सजा तुम और तुम्हारा परिवार भुगत रहा है। पर तुमने मेरा अच्छा चाहा। तुम हर गरीब पर तरस खाती हो और अपने हिस्से का खाना देकर उनका पेट भरती हो। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई चकला और बेलन दे रहा हूँ। इस जादुई चकला बेलन की मदद से तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी और तुम इससे जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। भिखारी अपना जादुई चकला बेलन सोना को देकर गायब हो जाता है। सोना को समझ नहीं आता कि वे भिखारी कौन था। अब सोना उस जादुई चकला बेलन को घर ले जाती है, जहां अपनी बहू को देखकर एक बार फिर सुमित्रा गुस्से से पागल हो जाती है। पर इसी बीच सुमित्रा अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए जादुई चकला बेलन से कहती है, हे जादुई चकला बेलन, मेरी सास का गुस्सा शांत कर दो ताकि मैं उन्हें समझा सकूं। सोना के इतना बोलते ही जादुई चकला बेलन हवा में उड़ता है और सुमित्रा का गुस्सा शांत हो जाता है, जिसके बाद सोना सारी बात समझने की कोशिश करती है। पर सुमित्रा है जो कि उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। और उसी वक्त सोना की ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। अपने ससुर की बिगड़ती हालत देखकर इस बार सोना चकला बेलन से अपने ससुर की तबीयत ठीक करने की प्रार्थना करती है। हे जादुई चकला बेलन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ससुर को ठीक कर दो। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर बना दो ताकि हमारे घर में खाने के लाले ना पड़े, और मेरी सास का दिल साफ कर दो ताकि वे किसी से नफरत ना करे। उनके अंदर इतना प्यार भर दो कि वे किसी से नफरत ना करे। जादुई चकला बेलन एक बार फिर हवा में गोल गोल नाचता है और सोना का छोटा सा घर बड़े घर में बदल जाता है, जिसमें हर तरह की सुख सुविधा होती है। और पल भर में ही सोना के ससुर की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और सुमित्रा भी एक अच्छी इंसान बन जाती है। कृतिका, सपना, जूली, मोहिनी और कीर्ति पांचों एक ही घर की बहुएं थी। एक रात पांचों एक ही बेड पर गर्मी के दिनों में सो रही थीं। आधी रात को कीर्ति बेड से नीचे गिर जाती है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, सत्यानाश उसका जिसने आधी रात को मुझे लात मारकर बेड से गिरा दिया। भगवान, मेरी कमर टूट गई। अरे ओ जेठानी जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे उठ जाओ, अब तो कमर टूट गई। मुझे जान से मारकर दम लोगी क्या? क्या हुआ कीर्ति, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? एक तो मेरी कमर टूट गई, ऊपर से आप पूछ रही हो कि क्यों चिल्ला रही हूँ। अरे आपने मुझे बेड पर सुलाया और मैं नीचे गिरी हुई हूँ। अब चिल्लाऊं नहीं तो क्या खुश हूँ कि मेरी जेठानी जी ने मुझे लात मार के बेड से नीचे गिरा दिया। अरे मैं तुझे लात क्यों मारूंगी? इतना छोटा सा तो बेड, ऊपर से 5-5 लोग इसमें सोते हैं। गर्मी में यहाँ वहाँ होने के कारण तुझे लात लग गई होगी मेरी गलती से। अरे क्या कर रही हो तुम दोनों? नींद नहीं आ रही तो कमरे से बाहर चले जाओ, लेकिन हमें तो सोने दो। एक तो वैसे ही ठीक से पूरी नींद नहीं हो पाती। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो इतनी गर्मी में एक कमरे में सड़ने को मिल रहा है। हे भगवान, ऊपर से इतनी गर्मी और इन लोगों का भाषण खत्म ही होने का नाम नहीं लेता। अरे अब बस करो, सो जाओ ना। चुपचाप जैसे रोज सोते थे वैसे ही आज भी सो जाओ, क्योंकि हमारी माँ जी को तो कुछ समझ आने वाला है नहीं। वे हमें दूसरा कमरा देने तो वाली नहीं है। ये तो हमने सबसे बड़ी गलती कर दी है। हमने फौजियों से शादी जो कर ली है, क्योंकि वे तो अपने घर में नहीं रहते हैं। उनकी जिंदगी तो बॉर्डर में कट जाती है और हमारी जिंदगी इस कमरे में कट रही है। पांचों में आधी रात को घमासान युद्ध हो जाता है। उनका शोर सुनकर उनकी सास मधु बाजू वाले कमरे से बाहर आती है और कहती है, तुम पांचों में कोई संस्कार या शर्म लिहाज बचा है या नहीं? अरे इतना भी सोच विचार नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर की सास बगल वाले कमरे में सो रही है और तुम यहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही हो। माँ जी, लड़ाई झगड़ा ना करे तो क्या करें? एक तो इतना छोटा सा बेड है, ऊपर से उस बेड में सोने वाले 5-5 लोग। मुझे मोहिनी दीदी ने लात मार के नीचे बेड से गिरा दिया।
अब ऐसे में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही ना। क्या फायदा उस 4 पैसों का? उन पैसे के आने के बाद भी घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता ही है। कीर्ति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। माँ जी, कम से कम कमरा किराए पर तो उठा दो और बाकी कमरा हमें दे दो ना। अब तुम्हारे हिसाब से मैं घर गृहस्थी चलाऊंगी। जिस दिन मैं मर जाऊंगी उस दिन तुम अपने हिसाब से करना जो तुम्हें करना होगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी। घर में 6 कमरे हैं, 4 किराए पर उठा रखे हैं मैंने, जिनमें से एक कमरा मेरे पास है और एक कमरे में तुम 5 का गुजारा नहीं होता तो रहना है तो रहो, नहीं तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना जाओ। मधु बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। घर में 4 और कमरे होने के बावजूद अपनी 5 बहुओं को एक ही कमरे में सुलाया करती थी और बाकी के कमरे किराए पर लगा कर रखे हुए थे। ऐसे ही दिन के समय में ज्यादा गर्मी होने के कारण कमरे में बेड भी अब गर्म हो चुका था। ये देखकर सबसे छोटी बहू कीर्ति अपना दिमाग लगाती है और कहती है, एक काम करती हूँ, बिस्तर तो गर्म हो चुका है, इसे ठंडे पानी से थोड़ा ठंडा कर देती हूँ। कीर्ति फ्रिज में से ठंडा पानी लाती है और बिस्तर पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देती है और उस बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी जेठानी मोहिनी आती है और वो जैसे ही बेड पर बैठती है उसे गीला गीला महसूस होता है और वो कीर्ति पर गुस्सा करते हुए कहती है, कीर्ति, तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी क्या? ऐसी हरकतें कौन करता है? माना गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन बिस्तर गीला करके कौन सोता है? अरे दीदी, आपको नहीं पता, बिस्तर गीला करके और पंखा चलाकर सोने के बाद मुझे एसी वाली फीलिंग आती है। हम गरीब लोग हैं ना, छोटी छोटी चीजों में ना बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लेते हैं। अरे हमें एसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो अलग अलग कमरों की जरूरत है, लेकिन उसमें माँ जी हमें वो देने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी हम गुजारा कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से एसी की जरूरत भी नहीं है, बिस्तर गीला करके एसी बना लेंगे हम। अरे बस, तेरी ये बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं समझ आती और ना मुझे पसंद है। इस तरह से कीर्ति की बाकी की और जेठानी आवाज लगाती हैं और वो सारे के सारे कीर्ति को सुनाने लग जाते हैं। बेचारी कीर्ति को बहुत बुरा लगता है और वो उनसे कहती है, दीदी, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे कुछ भी बोलकर चले जाए। अगर मैंने बेड को गीला किया है तो उसके पीछे एक रीजन है, वो भी गर्मी। आप उस चीज को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अगर सबक सिखाना है तो माँ जी को सिखाओ ना। वे इतनी ज्यादा कसाई हो गई हैं, वे हमें गर्मी में मार रही हैं। क्यों ना हम सब उनको एहसास दिलाएं, जो इस गर्मी में हम महसूस कर रहे हैं वो महसूस करें, तब तो उनको अक्ल आएगी। कीर्ति की बातें सुनने के बाद चारों सोच में डूब जाते हैं और 5 मिलकर अब ठान लेते हैं कि अपनी सास को सबक सिखाकर ही रहेंगे। ऐसे ही एक रात सास अपने कमरे में सोने के लिए आती है। जैसे ही कमरे में एसी ऑन करती है, एसी चलने का नाम ही नहीं लेता। बेचारी परेशान होकर कमरे का पंखा ऑन करती है, लेकिन पंखा भी नहीं चल रहा था। ये देखकर सास परेशान हो जाती है। गर्मी में अब सास को भी नींद नहीं आ रही थी और सास अपनी 5 बहू के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, सुनो, मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे कमरे में ही होंगी, क्योंकि मेरे कमरे का एसी पंखा सब कुछ खराब हो चुका है और गर्मी में मुझे नींद नहीं आती। तुम्हारे कमरे में कम से कम पंखा तो चलता है। लेकिन माँ जी, कमरे में तो बेड एक ही है। हाँ हाँ, तुम चारों जमीन पर सो जाना, मैं बेड के ऊपर सो जाऊंगी। अरे माँ जी, आपको नहीं पता, हम 5 को रात को ना गंदे गंदे सपने आते हैं, इसलिए हमें बेड पर सोने दो। जगह चेंज होने के बाद हमें खुद नहीं पता होता कि नींद में हम क्या हरकत कर जाएं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, जैसे तैसे गुजार लेंगे, कुछ दिन की बात है। 5 बहुओं के बीच में सास भी सो जाती है। 5 बहू अपनी सास को सबक सिखाना चाहती थी। कीर्ति अपनी सास को बेड से लात मारती है। सास बेड से नीचे गिर जाती है। सास बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है अपनी बहू की इस हरकत से, लेकिन अब क्या करे? जब तक कमरे की एसी और पंखा ठीक नहीं हो जाता तब तक सास को मजबूरी में उनके साथ ही सोना पड़ता था। और इस दौरान सास को समझ में आ जाता है कि वो 5 किस तरह से इस गर्मी में गुजारा करके एक ही कमरे में रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद किराएदारों को कमरा खाली करने के लिए कह देती है। किराएदार कमरा खाली करके चले जाते हैं, जिसके बाद सास अपनी 5 बहुओं को अलग अलग कमरा दे देती है।